नमस्कार। हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है भाई। देखिए, डॉट पेन रजिस्टर निकाल लीजिए। आज मैं आपको यूरिन फॉर्मेशन के बारे में समझाऊंगा। इस पार्ट में बहुत स्वागत है, आप लोग चर्चा में मेरी शामिल है साथ में। तो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशंस भी इसको कहा जाता है। फिजियोलॉजी एक्सक्रीशंस का मीनिंग क्या होता है? उत्सर्जन की कार्यकी। उत्सर्जन की कार्यकी से क्या तात्पर्य हिंदी में कहा गया? उत्सर्जन की कार्यकी यानी आपको उत्सर्जन की परिभाषा आना चाहिए। उत्सर्जन की परिभाषा आती है तो आप पूरा समझ चुके हैं। यानी वास्ट मटेरियल को बॉडी से पास आउट करने की क्रिया को क्या कहा गया था? उत्सर्जन कहा गया था। अब यह उत्सर्जन की कार्यकी करना, यानी कार्यकी किस प्रकार से होती है फिजियोलॉजी अपने शरीर में, तो इस फिजियोलॉजी में मुख्य रूप से दो स्टेप मुख्य रूप से आते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है यह लिवर में चलता है, जिस स्टेप को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? यूरिया फॉर्मेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरिया फॉर्मेशन कहा जाता है। और सेकंड जो स्टेप होता है, ये सेकंड स्टेप किडनी में होता है। किडनी की नेफ्रॉन्स कोशिकाओं में मुख्य रूप से होता है, जो फंक्शनल यूनिट होती हैं इनमें चलता है, जिसको कहा जाता है यूरिन फॉर्मेशन। क्या कहा जाता है? यूरिन फॉर्मेशन। तो वही आप लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपसे चर्चा में ला रहा हूं मैं। फर्स्ट, यूरिया फॉर्मेशन। लिख लीजिए, यूरिया का निर्माण। यूरिया, तो बच्चों यूरिया का जो निर्माण होता है यह साइकिल कहां चलती है? यकृत कोशिकाओं में, यानी लिवर सेल में मुख्य रूप से होती है। सबसे पहले आप ये ध्यान रख लें, यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल लिवर में होती है और यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया किडनी की नेफ्रॉन्स में होती है। ये पहली चीज आपको आना चाहिए। क्लियर? तो लिवर सेल्स में जो यूरिया फॉर्मेशन की साइकिल होती है वो किस प्रकार से होती है? लिवर कोशिकाओं के माध्यम से डीएमिनेशन, अमोनिया के अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? तो मैं बता दूं, ये अमोनिया का निर्माण हुआ। क्लियर? इधर रेस्पायरेशन क्रिया के फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है। अधिकांश CO2 तो बाहर निकाल दी जाती है, लेकिन कुछ CO2 का उपयोग यूरिया फॉर्मेशन में भी होता है अमोनिया के माध्यम से। ठीक है? तो यहां थोड़ा सा मैं ऊपर से शुरुआत करना चाह रहा हूं, जिससे नीचे तक NH3 प्लस CO2। अब ये NH3 प्लस CO2 क्या बना रहा है? कार्बेमाइल फॉस्फेट बना। NH3CO2 ने आपस में मिलकर कार्बेमाइल फॉस्फेट बना। लेकिन ये कार्बेमाइल फॉस्फेट बनता कैसे है? कि जिसमें 2 ATP का उपयोग किया जाता है। 2 ATP का उपयोग किया गया और एंजाइम कौन सा था? कार्बेमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। यानी कि पहला, जब राइटिंग में आप लिखोगे तो राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइटिंग में लिखोगे फर्स्ट पॉइंट कार्बोमाइल फॉस्फेट का निर्माण। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट के निर्माण में आप क्या बताओगे? कि डीएमिनेशन के अमीनो एसिड के डीएमिनेशन के फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण लिवर कोशिकाओं में होता है। इधर रेस्पिरेशन के फलस्वरूप जो CO2 बनती है, तो ये दोनों मिलकर मुख्य रूप से कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं, जिसमें 2 ATP का उपयोग होता है और एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है? अब ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो पूर्व में ऑर्निथिन का निर्माण हो चुका है, यानी कि ये कह दिया लिवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में उपस्थित ऑर्निथिन से क्रिया करता है। तो देखिए भाई, ऑर्निथिन से क्रिया मैंने ये करा दी। ये ऑर्निथिन है, ये एरो यूं लाया और बीच में इसको एंटर करा दिया। तो ऑर्निथिन से क्रिया की और क्या बना दिया?
सिट्रुलिन बन गया, सिट्रुलिन बन गया। क्लियर? सिट्रुलिन साइटोप्लाज्म में उपस्थित एस्पार्टिक एसिड से क्रिया करके, किससे? एस्पार्टिक एसिड से क्रिया करके आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल बनाता है। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनाया। ठीक है, इस क्रिया में मुख्य रूप से एक एटीपी का उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप एएमपी यानी मोनोफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ये चीज मुख्य रूप से हुआ। क्लियर? ध्यान कर लीजिए बिल्कुल। देखिए, अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बन चुका। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आर्जिनिन का निर्माण करता है। साथ ही साथ को प्रोडक्ट के रूप में फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण हुआ। क्लियर? देखिए, आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आर्जिनिन का निर्माण करता। आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आर्जिनोसक्सिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में आर्जिनिन का निर्माण करता और को प्रोडक्ट के रूप में फ्यूमेरिक एसिड भी बनता है। ठीक है, अब ये आर्जिनिन का हाइड्रोलाइसिस होता है। आपको पता है हाइड्रोलाइसिस किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। तो ये मैंने जल लिख दिया। क्या लिख दिया? हाइड्रोलाइसिस जल के द्वारा हुआ। और साथ ही साथ कौन सा प्रोडक्ट बना? यूरिया। ये यूरिया अपन जो चाह रहे थे बनाना, ये बन गया यूरिया। ये जो क्रिया होती है वह आर्जिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। ये क्रिया होती है जो आर्जिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में मुख्य रूप से होती। इस आर्जिनेज एंजाइम्स के महत्व को सबसे पहले वैज्ञानिक ने चूहे के लिवर का एक टुकड़ा लेकर बताया था। क्या? कि यूरिया निर्माण में आर्जिनेज एंजाइम का क्या महत्व है। वह मुख्य रूप से लिवर, एक चूहे के लिवर का टुकड़ा लिया था, उसके दौरान इसके एंजाइम के महत्व का मुख्य रूप से बताया गया था। अब ये ऑर्निथिन पुनः कार्बाइल फॉस्फेट से क्रिया करके सिट्रुलिन बनाता है। सिट्रुलिन एस्पार्टिक से क्रिया करके आर्जिनोसक्सिनिक अम्ल फिर आर्जिनिन से क्रिया करके, मतलब आर्जिनिन का हाइड्रोलाइसिस होता है तो यूरिया बनता है, यूरिया और ऑर्निथिन। इस प्रकार से ये साइकिल लगातार लिवर में मुख्य रूप से होती रहती है। कहाँ होती रहती है? लिवर में चलती रहती है। अब आपको अभी मैंने क्या कहा था? ये फ्यूमेरिक एसिड है। क्या? फ्यूमेरिक एसिड। तो इस फ्यूमेरिक एसिड का, ये फ्यूमेरिक एसिड जो होता है ये क्या बनाता है? सक्सिनिक एसिटिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक एक करके लिख रहा हूं। देखिए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया। फ्यूमेरिक एसिड ने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाया और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एस्पार्टिक एसिड का निर्माण करता और इस प्रकार से ये एस्पार्टिक एसिड पुनः सिट्रुलिन से क्रिया करके लगातार ये चक्र लिवर सेल्स में चलता रहता है। इसी चक्र को क्रेब्स हैंसलेट चक्र कहा गया था। क्यों? क्योंकि 1932 में सबसे पहले क्रेब्स हैंसलेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसको ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑर्निथिन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है और इसको ऑर्निथिन आर्जिनिन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मुख्य प्रोडक्ट हैं। ये क्या है? मुख्य प्रोडक्ट है, इस वजह से इसको ऑर्निथिन आर्जिनिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, अब इसका सेकंड पार्ट, ये जो यूरिया बना,
ये क्या बना, यूरिया। यूरिया ब्लड के माध्यम से कहां जाएगा, किडनी में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, किडनी में पहुंचा दिया, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। और किडनी से फिल्ट्रेट होकर, किडनी से छनन होकर, फिल्ट्रेट होकर बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। और जो पास आउट बॉडी से मटेरियल होता है उसी मटेरियल को मूत्र या यूरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूत्र या यूरिन कहा जाता है। अर्थात अब मेरा जो इंडिकेशन है वह कहां पर है, किडनी में पहुंचते हैं अपन। चले किडनी में चलते, चलिए किडनी में चलने के लिए इसको मिटाना तो पड़ेगा, क्योंकि किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन बताना। तो देखिए, ठीक है, मिटा लो। देखिए, अब आपको बताना है इस फिजियोलॉजी एक्सेशंस की जो फिजियोलॉजी उसका सेकंड पार्ट था, वह सेकंड पार्ट क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। तो देखिए, यानी मूत्र निर्माण, मूत्र निर्माण की क्रिया कहां आपकी होती है, किडनी के नेफ्रॉन्स में। क्वेश्चंस ले लीजिए, अपना आंसर देना है आपको। नेफ्रॉन्स कितने प्रकार के होते हैं और उन नेफ्रॉन्स कौन कौन से हैं, मतलब जो कितने प्रकार बताने हैं संख्यात्मक, और वो कौन कौन से होते हैं वो बताना है। ये क्वेश्चंस आपको जवाब देना है। तो देखिए, सुनिए, तो मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है किडनी के नेफ्रॉन्स में मुख्य रूप से होती है। किसकी में होती है, किडनी के नेफ्रॉन्स में होती है। यह निम्न स्टेप में होती है। तो सबसे पहले इसके स्टेप आना चाहिए आपको। फर्स्ट जो स्टेप होता है इसको कहा जाता है सूक्ष्म छनन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट आता है, इस सेकंड पॉइंट का है चयनात्मक पुनः अवशोषण। इसको कहा जाता है सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब जो थर्ड पॉइंट आता है, इस थर्ड पॉइंट को कहा जाता है सीक्रेशन अर्थात श्रावण। ये तीनों पॉइंट जैसे ही समाप्त होंगे तब ही मूत्र का निर्माण होगा, ये विषय ध्यान रखना है। ये मूत्र के निर्माण के 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट जो है सूक्ष्म छनन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और सेकंड जो है वह है चयनात्मक पुनः अवशोषण सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड पॉइंट है वह सीक्रेशन यानी कि श्रावण। तो एक एक करके आप और हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सूक्ष्म छनन की क्रिया जो होती है वो ग्लोमेरुलस से होती है। सूक्ष्म छनन की जो क्रिया होती है ग्लोमेरुलस से होती है। इसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। यह पर डे लगभग 170 से 80 लीटर पर डे मुख्य रूप से होता है। 125 ml पर मिनट होता है, और 7 से 8 लीटर मुख्य रूप से पर हावर मुख्य रूप से इसका निर्माण होता है। इसका 0.8% ही सिर्फ यूरिन बनता है, अर्थात 1.5 से 2 लीटर पर डे यूरिन बनता है। तो इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा लो। एक एक पॉइंट ही मैं सिर्फ आपको समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं तो वहां आपके बन नहीं पाएंगे। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सूक्ष्म छनन। तो मैं आपके सामने चित्र बनाना पड़ेगा, मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, चित्र बनाना पड़ेगा। तो देखिए, वही बना दूं चित्र, यदि आपको ध्यान होगा तो। ये क्या मैंने बनाया, आपको ध्यान है, नेफ्रॉन्स का फर्स्ट पार्ट जिसको मेलपिगियन कैप्सूल
और मैरपियन कैप्सूल्स में मुख्य रूप से जो भाग था उसको बोमेंस कैप्सूल, और बोमेंस कैप्सूल का ये जो गड्ढा बनाया इसको क्या कहा जाता है? इस गड्ढे को सीधे सीधे बोमेंस कप। इस बोमेंस कप में मुख्य रूप से कैपिलरीज का गुच्छा डला रहता है जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्लोमेरुलस कहा जाता था। पहली चीज तो मुख्य रूप से ये आप देख लें। इसको मैं बनाने जा रहा हूं सीधे सीधे देख। बिल्कुल आपने को जो पहले जो बनाया था ना वो उस प्रकार से कॉइल्ड नहीं करना है। ये विषय ध्यान रखना कि पहले जैसा कॉइल्ड नहीं करना है, कि नहीं आप जो सोचो कि पहले जैसा कॉइल्ड ऑयल करना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ देखिए ये अभी और भी लंबा ले जा सकते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार की हैं मैं वही उसी प्रकार की बना रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए ये यहाँ इसको मोटी बना दी थी, ये फिर पतली कर दी। क्या ये फिर पतली कर दी, फिर ये ऐसी चली गई, फिर यहाँ ये मोटी कर दी गई। क्या कर दी गई? मोटी कर दी गई, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये आपकी चली जा रही है, देखें। ये आपके बना दिया सामने, ठीक है। इतना आपके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया। अब आपने को मुख्य रूप से एक एक पार्ट करके बताना है कि सूक्ष्म छनन की क्रिया, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया। तो ये आपको पहले मैं भागों के नाम बता दूं। ये वाला जो भाग है इसको पीसीटी कहा गया। ये वाला जो भाग है यू शेप वाला भाग, इसको आपके क्या नाम दिया गया? मैं डीएचएल कह रहा हूं, यानी डिसेंडिंग हेनले लूप। ये AHL यानी असेंडिंग हेनले लूप का पतला भाग है, यानी कि थिन पार्ट। कौन सा पार्ट है? थिन पार्ट है। और ये AHL का मोटा भाग है जिसको थिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थिक पार्ट है, ठीक है। और ये आपको पता ही है ये कौन सा भाग है? DCT। कौन सा भाग है? DCT। और ये भाग आपको पता ही है कि CT यानी मेन CT। क्लियर? इतने भागों में आपको मुख्य रूप से मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले सूक्ष्म छनन की क्रिया देखते हैं। ये सूक्ष्म छनन की क्रिया कैसे होती है? ये सूक्ष्म छनन की क्रिया मुख्य रूप से व्यासांतर के कारण होती है। व्यासांतर से क्या तात्पर्य है? कि
ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां ये इसकी जो ल्यूमन कैविटी होती है कैपिलरीज की वो इतनी चौड़ी है और यहां मुख्य रूप से इतनी, मतलब ये नैरो है, ये अत्यधिक चौड़ी है। इसको क्या का नाम दिया गया था आपको यदि ध्यान होगा तो? इसको एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है। और इसको क्या नाम दिया गया था? इसको नाम क्या दिया गया था? इफरेंट आर्टीरियोल्स। तो विशेष ध्यान रखें कि एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के व्यासांतर के कारण यानी डायमीटर में जो डिफरेंट पाया जाता है, उसी डिफरेंट के कारण मुख्य रूप से ग्लोमेरुलर के माध्यम से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, सूक्ष्म छनन की क्रिया होती है। इसमें सूक्ष्म छनन की क्रिया क्यों? कैपिलरीज में आपको पता है कि सीधे सीधे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर ब्लड वेसल्स में होती है, लेकिन ट्यूनिका इंटरना लेयर ही मुख्य रूप से सिर्फ पाई जाती, ट्यूनिका एक्सटर्ना और मीडिया लेयर नहीं पाई जाती। पहले कारण यानी कि पतली है बहुत कैपिलरीज, ये पहले बता चुका। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे मुख्य रूप से इसमें क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से ये छिद्र मैं बता रहा हूं, ये पोर पाए जाते हैं। ये पोर 0.1 म्यू के लगभग होते हैं। इनके कारण मुख्य रूप से सूक्ष्म छनन की क्रिया होती है। और ये वाला जो स्पेस है इसको प्राइमरी स्पेस कहा गया था। इस स्पेस में मुख्य रूप से यूरिन आता और उस यूरिन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी यूरिन नाम दिया गया। पूरा यूरिन नहीं कह रहा हूं, प्राइमरी यूरिन नाम दिया गया है। तो किस प्रकार से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है? देखिए, इतना अत्यधिक व्यास में अंतर यानी फ्लूइड अंदर अधिक प्रवेश कर रहा है, बाहर निकल कम रहा है, जिसके फलस्वरूप मुख्य रूप से इस ग्लोमेरुलस पर एक प्रेशर उत्पन्न होता है, जिस प्रेशर को GHP कहा जाता है। इस प्रेशर का मान लगभग 60 से 75 mmHg होता है। कितना होता है? 60 to 75, 60 से 75 mmHg होता है। कितना होता है? 60 से 75 mmHg होता है। इसके अलावा इस प्लाज्मा में, इस मतलब ये ग्लोमेरुलस में जो ब्लड बह रहा है उसका प्लाज्मा जो होता है, उस प्लाज्मा की प्रोटीन का प्रेशर भी क्रिएट होता है, जो मुख्य रूप से इसका विरोध करता है, GHP का विरोध करता है। तो वो किसके द्वारा हो रहा है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा गया उसको। ब्लड में पाए जाने वाले कोलॉइडल कण के द्वारा मुख्य रूप से होता है। इस वजह से उसको क्या नाम दे दिया गया? BCOP। क्या नाम दिया गया? BCOP नाम दिया गया। इस BCOP का मान कितना होता है? 30 mmHg होता है। इधर मुख्य रूप से इस कैप्सूल यानी ये जो कैप्सूल की इनर लेयर जो विसरल लेयर है, इस विसरल लेयर के द्वारा मुख्य रूप से क्या डाला जाता है? इसका प्रेशर डाला जाता है। ग्लोमेरुलस से बिल्कुल चिपकी रहती है तो वह भी तो प्रेशर डालेगी, छन्ने की क्रिया को रोकेगी, जिसको क्या कहा जाता है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी CHP, जो लगभग मुख्य रूप से 20 mmHg के लगभग होता है। कैसे? एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और उसमें कुछ कचरा डाल दीजिए, पानी पत्ते वगैरह डाल दीजिए और उसमें एक छेद कर दीजिए। सामान्य तौर पर पतली उस छेद से पतला छेद करना, छेद से पानी धीरे धीरे बहता चला जा रहा है, यानी कि फिल्ट्रेशन की क्रिया हो रही है। लेकिन मुख्य रूप से जैसे ही उस छेद तो उसको क्या कहा गया?
GHP, यानी कि आप ऊपर से पानी डाला तो पानी प्रेशर से निकल रहा, पानी डाला प्रेशर से निकलता जा रहा, यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसके व्यासांतर के कारण। भाई बाल्टी में पानी अधिक जा रहा है लेकिन छेद से निकल कम रहा है तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो वही स्थिति है कि यहां से अधिक प्रवेश कर रहा है लेकिन निकल कम रहा है, तो इस ग्लोमेरुलर पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, उसी को ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नाम दिया गया, जो 60 से 75 mm बताया था मैंने ये। तो इसका विरोध मुख्य रूप से किया गया ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि अब बाल्टी में जो कचड़ रहा है या प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती है, जो कण पाए जाते हैं, वह इस छेद पर जाकर उसको रोकने का, छिद्र को बंद करने का कार्य करते हैं। यानी बाल्टी में जो छिद्र पाया जाता है और कचरा अड़ता है तो पानी धीमी हो जाता है, प्रेशर के नहीं हो जाता है, धीमी प्रेशर हो जाता है। तो वही मुख्य रूप से प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स वगैरह पाई जाती हैं, वह मुख्य रूप से क्या करते हैं, उस छिद्र पर चिपक कर उसका विरोध करते, छनने की क्रिया को, इस प्रेशर का विरोध करते। इसको कहा गया ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो मान होता है 30 mmHg। अब ये जो ग्लोमेरुलस है वो विसरल लेयर से चिपकी हुई है, अंदर की जो लेयर विसरल लेयर उससे चिपकी, अर्थात अब आप क्या करें, अंदर की साइड से मुख्य रूप से बारिश उस पर अंगुली रखें, उस छिद्र पर। जब अंगुली रखेंगे तो मुख्य रूप से क्या होगा, वो छिद्र बंद होगा, छिद्र बंद होगा तो उसका प्रेशर बिल्कुल लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रेशर कम हो जाएगा, जिसके कारण सूक्ष्म छनन की क्रिया बहुत धीमी गति से होगी। तो यानी यह भी मुख्य रूप से इसका विरोध कर रहा है, यह भी इसका विरोध कर रहा है, तो जिसका मान 20 mmHg होता है। तो देखिए, तो क्या मान निकलेगा, फिर प्रेशर कैसे होगा, उसको क्या कहा जाए, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन पेपर लिखिए, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP कहा जाता है, जो GHP माइनस BCOP प्लस CHP। देखिए, तो स्वाभाविक है GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बताया था, 60, एक गुणा भाग करने के लिए अपन 60 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां माइनस का साइन है, इन दोनों का कितना होता है 30 और ये 20, तो ये प्लस में ये दोनों विरोध कर रहे हैं। मतलब एक दो दुश्मन एक जैसे हो तो किसी का मुख्य रूप से एक दुश्मन दोनों दोस्त बन जाते, तो ऐसे ये दोनों विरोध कर रहे हैं तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 60 माइनस 50 यानी कि 10 mmHg। इस 10 mmHg के कारण ही मुख्य रूप से फिल्ट्रेशन की क्रिया हो रही है, और फिल्ट्रेशन की क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ छनकर मुख्य रूप से इसमें आता है यूरिनरी स्पेस में, जिसको प्राइमरी यूरिन कहते हैं, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कह देते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस से छन रहा है, ग्लोमेरुलस से छन रहा है, इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके क्या हुआ, सबसे सूक्ष्म छनन की क्रिया क्या हुई, सूक्ष्म छनन की क्रिया। अब सूक्ष्म छनन की क्रिया कितना कितना मटेरियल बाहर निकलता है, तो देखिए सूक्ष्म छनन की क्रिया में तो लगभग 125 ml पर मिनट छनता है, 125 ml पर मिनट मुख्य रूप से छनता है। अब पर मिनट तो यानी कि 7 to 8 लीटर मैं पर हावर कर सकता हूं, गुणा भाग करते रहना, और लगभग 170 से 180 लीटर, क्या 170 से 180 लीटर मुख्य रूप से पर डे छनन की क्रिया होती। अब स्वाभाविक है कि इतना मूत्र एक दिन में निकलता है, यानी 170 से 80 लीटर, तो क्या मूत्र इतना निकलेगा, ये फिल्ट्रेशन की क्रिया हो रही है। ये कौन सी क्रिया हो रही है, छन रहा है, छन रहा है भैया, बाहर नहीं निकल रहा। अब आपके मन में दिमाग में जा रहा होगा 170 से 80 लीटर अपना वजन ही नहीं है, तो इतना कैसे छन जाएगा, इतना कैसे छन जाएगा, स्वाभाविक है। तो एक लेजम लो, एक लेजम से पानी को नीचे निकालो और उस लेजम को पुनः उसी में वापस बाल्टी में डाल दो लाके, तो क्या आएगा, पानी न्यों जाएगा, न्यों आएगा, न्यों, इस प्रकार से न्यों चक्र चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। तो वो मैं बात कर रहा हूं कि छनने की क्रिया होती है पर डे इतनी, पुनः उसका अवशोषण कर लिया जाता है, फिर इस प्रकार से लगातार मुख्य रूप से छनने की क्रिया होती है। लेकिन इसका 0.8% ही यूरिन बनता है,
कितना 0.8% ही यूरिन बनता है। 0.8% के हिसाब से लगभग जो निकलेगा 1.5 लीटर यूरिन मुख्य रूप से बनता है। कितना 1.5 लीटर यूरिन बनता है। और फिर आप जितना पानी अधिक पिएंगे उसके ऊपर भी निर्भर करता है। विशेष ध्यान रखें, गर्मी में यूरिन अपन कम बाहर निकालते हैं, सर्दी में यूरिन अधिक बाहर निकालते हैं, यानी यूरिन अधिक बनता होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से सर्दी में पानी कम पीते हैं जबकि यूरिन अधिक बनता है, गर्मी में पानी अधिक पीते हैं, यूरिन कम बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में पसीने के माध्यम से भी मुख्य रूप से बाहर निकल जाता है, जबकि सर्दी में तो पसीना निकलता ही नहीं है। तो सर्दी में जब पसीना नहीं निकलेगा तो बाहर निकलेगा नहीं, सिर्फ यूरिन के रूप में ही बाहर निकालते हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि कम पानी पी रहे हैं लेकिन अधिक यूरिन बनता है सर्दियों में। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट नंबर का स्क्रीनशॉट है ये सूक्ष्म छनन का। क्या? सूक्ष्म छनन का पहला नंबर ये आपको हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके मैं दूसरे नंबर पे आ रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं डालू, अब ये दूसरा नंबर चालू होता है। देखिए अब जो दूसरा नंबर चालू होगा वह नंबर कौन सा होगा? चयनात्मक पुनः अवशोषण। ये इसका सेकंड पॉइंट है। चयनात्मक पुनः अवशोषण यानी सिलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन। इसको ये नाम क्यों दिया गया? एब्जॉर्प्शन भी तो कह सकते थे। ध्यान होगा आपको कि किसी पदार्थ के अवशोषण किया जाता है उसको अवशोषण कहा जाता है। क्या? तो इसको एब्जॉर्प्शन भी कहा जा सकता था। री एब्जॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि छनने की क्रिया में पदार्थ पहले तो छने अपने शरीर से और पुनः अवशोषित किया जा रहा है, द्वारा से अवशोषित किया यानी पुनः अवशोषित किया, यानी कि री शब्द लगा दिया। और सिलेक्टिव यानी कि जो हानिकारक, जो पदार्थ छन रहे हैं उसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। भाई पानी की सबसे अत्यधिक मात्रा है, उसमें ग्लूकोज भी है, अमीनो अम्ल भी है, यूरिया यूरिक अम्ल भी है। ये सभी लाभदायक और हानिकारक सभी पदार्थों का छन्ना हो रहा है। यहाँ ग्लोमेरुलस के ये नहीं पता है कि ये कौन है, कि चौकीदार नहीं बिठा दिया यहाँ के, नहीं भैया तू लाभदायक है, तू घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्या तू घर से बाहर निकल जा, तू हानिकारक, ऐसा नहीं है। यहाँ तो सीधे सीधे सब लाभदायक और हानिकारक सभी पदार्थ छनकर आए। क्लियर? सभी पदार्थ छनकर आए। तो जब सभी पदार्थ छनकर आए तो उनको, यदि सभी पदार्थ लाभदायक पदार्थ शरीर से बाहर निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको पुनः अवशोषण करना पड़ता है। क्या? पुनः तो चयन करके अवशोषण किया। अब लाभदायक पदार्थों का ही अवशोषण करना है, हानिकारक पदार्थों का अवशोषण नहीं करना है। तो इस वजह से इसको कह दिया चयनात्मक। तो सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशंस नाम इस वजह से मुख्य रूप से दिया गया। क्लियर? तो कौन कौन से पदार्थों का देखिए अवशोषण होता है और किन किन पदार्थों का मुख्य, वो वहां अलग से मैं बताऊंगा। देखिए तो अवशोषण किन किन पदार्थों का होगा। तो देखिए सबसे पहले मुख्य रूप से बताया जाता है बच्चों, ये डायग्राम आपको बनाना है तो इस वजह से ये एरो ऊपर की साइड में मैं लगा रहा हूं। ये देखिए पीसीटी वाले भाग से पहले अवशोषण हो रहा है। पीसीटी वाले भाग, दीवार जो है इसमें ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है जिस पर ब्रूस बॉर्डर पाया जाता है। इस वजह से सबसे अधिक एब्जॉर्प्शंस की क्रिया जो की जाती है वो पीसीटी वाले भाग में की जाती है, यानी कि 70 से 80% एब्जॉर्प्शन इसी वाले भाग में होता है। और काय का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है? पानी का होता है। वाटर का 80% एब्जॉर्प्शन इसी में वाले भाग में हो जाता है। क्या? वाटर का 80% एब्जॉर्प्शन इसी वाले भाग में मुख्य रूप से हो जाता है। तो यहां लिख दूं सबसे पहले वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। इधर लाभदायक पदार्थ हैं NaCl, NaCl का एब्जॉर्प्शन करा दिया, काय का करा दिया? NaCl का। इधर आपका पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन करा दिया। और इसके अलावा जो पोषक पदार्थ होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स का भी एब्जॉर्प्शन करा दिया। क्या? न्यूट्रिएंट्स का तो थोड़ा सा छोटा जरूर लिखा जा रहा है लेकिन वहीं जगह स्पेस उतनी है और लिखना मेरे को वहीं है, इस वजह से आपको देखिए वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया,
NaCl का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पोटेशियम आयन का भी हो गया, और न्यूट्रिएंट्स का यानी पोषक पदार्थों का भी रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये 80% रीअब्जॉर्प्शन यहाँ हो गया। वाटर का 80% रीअब्जॉर्प्शन होता है, और लाभदायक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज या अन्य जो लाभदायक पदार्थ होते हैं वो सभी हो गए। मैंने इस वजह से न्यूट्रिएंट्स वहां एक शब्द में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, अब आता है यू शेप्ड का भाग देख रहा है, जिसको हेनले लूप कहा जाता है। हेनले लूप की टू आर्म थी, एक नीचे ये इस प्रकार से लेकर आ रही है, एक ये इस प्रकार से जा रहा है, और एक इस प्रकार से जा रहा है फ्लो। ठीक है, इस प्रकार से बहते चल रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पीसीटी के नजदीक जो आर्म है, जिसको क्या कहा जा रहा है, DHL डिसेंडिंग हेनले लूप। जिसको क्या कहा जा रहा है बच्चों, डिसेंडिंग हेनले लूप कहा जाता है। इस डिसेंडिंग हेनले लूप में मुख्य रूप से 30% वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या, 30% वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो यहां आपको क्या बताना पड़ेगा, ये 30% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। कितना हो गया, 30% मुख्य रूप से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है, क्लियर। अब मुख्य रूप से आता है ऊपर की साइड में, ये हेनले लूप की जो दूसरी भुजा होती है, यह पतली होती है। पहले कैसी होती है, मुख्य रूप से पतली होती है, जिसको असेंडिंग हेनले लूप कहा गया, थिन पतली। यहां मुख्य रूप से NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। इस प्लेस पर मुख्य रूप से क्या होता है, NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर आप देख रहे हैं कि मोटी भुजा मैंने बचाई है, तो यहां थिक लिख दिया, AHL यानी असेंडिंग हेनले लूप की जो मोटी भुजा है, कौन सी भुजा है, थिक जो भुजा है, उसको मुख्य रूप से यहां भी क्या होता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। काय का, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो विशेष ध्यान रखें, वाटर का एब्जॉर्प्शन इस असेंडिंग हेनले लूप वाली भुजा में नहीं हो रहा। असेंडिंग हेनले लूप में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, विशेष ध्यान रख लें। क्लियर। अब आता है तीसरा भाग जो है आपका DCT यानी डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो देखिए, ये वाला भाग भी कॉर्टेक्स में पाया जाता है, ये वाला भाग भी कॉर्टेक्स में पाया जा रहा है। बस ये वाला जो हेनले लूप का ये वाला जो भाग है, ये मुख्य रूप से मेडुला वाले भाग में पाया जाता है। तो अब आप देख लें कि DCT में, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड डिस्प्ले, इसमें मैंने टेढ़ी मेढ़ी बनाई है। क्या बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी बनाई है कि नहीं बनाई है। तो यहां मुख्य रूप से इस भाग में, ये वाला जो भाग है, इस भाग में 6% के लगभग वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या, 6% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो मैं यहां एरो बना दूं, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कितना हुआ, 6% मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा NaCl का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और इसके अलावा मुख्य रूप से H2CO3 आयंस का भी मुख्य रूप से होता है। क्या, HCO3 आयन। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए, अब आप समझिए क्या है। देखिए, सीधे सीधे मेरे द्वारा लिख दिया गया, पीसीटी वाले भाग में इनका अवशोषण किया गया था, लाभदायक पदार्थ थे। फिर आगे चलकर मुख्य रूप से धीरे धीरे यहां वाटर का एब्जॉर्प्शन किया गया। इस वाले भाग में, AHL वाले भाग असेंडिंग हेनले लूप में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। फिर DCT वाले भाग में H2O का 6% एब्जॉर्प्शन हुआ, कुछ NaCl का भी एब्जॉर्प्शन हुआ, और HCO3 आयन का भी एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा जैसे मुख्य रूप से ये एंट्री किसमें करता है, एक छोटी सी नलिका, इसको क्या कहा जाता है, CT यानी कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट, सभी नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट मिलकर एक मुख्य नलिका बनाती है, जिसको मेन CT कहते हैं, यानी मुख्य कलेक्टिंग डक्ट यानी मुख्य संग्राहक नलिका कहा जाता है। तो जैसे CT में पहुंचता है, तो CT के माध्यम से भी मुख्य रूप से कुछ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, यदि वाटर बचा है। तो विशेष ध्यान दें कि ये मैंने जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बताया, ये कौन सा, ऐसा नहीं है कि आप कहो कि 80% ये, 13% ये, 6% ये, 99%। सर पानी तो पूरा लगभग हो गया, यहां कुछ CT में भी बता दिया आपने। यूरिन के साथ जो वाटर बाहर निकल रहा है, लगभग 150 से 2 लीटर पर डे, उसको छोड़कर शेष रीअब्जॉर्प्शन यहां बताया है। उसको छोड़कर मुख्य रूप से शेष रीअब्जॉर्प्शन इस प्लेस पर बताया गया है। तो इस प्रकार से रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह चयनात्मक पुनः अवशोषण है।
क्या है, चयनात्मक पुनः अवशोषण, इतना आपको बताना है। ठीक है, अब मुख्य रूप से आता है थर्ड नंबर, इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूं, इसको पूरे को नहीं, मतलब ये वाला पोर्शन देखिए, ये मिटा लिए चलिए, जिससे बिल्कुल साफ सफाई बनी रहे। यहां तो ये लिखना पड़ेगा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, ये ठीक है। देखिए अब जो थर्ड पॉइंट आता है SECRETION, यानी श्रावण, श्रावण का जो क्रिया है यह ह्यूमन में यानी स्तनधारियों में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। आप और हम लोगों में यह क्रिया सिर्फ मूत्र की मात्रा बढ़ाने में सहयोग करती है, यानी यूरिन की क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी को इंक्रीज करने का मुख्य रूप से यह क्रिया कार्य करती है, इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। यह क्रिया उन एनिमल्स में बहुत अति आवश्यक होती है, उनमें बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है जिनमें ये ग्लोमेरुलस नहीं पाया जाता। जब ग्लोमेरुलस नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन की क्रिया नहीं होगी, तो सीधे सीधे क्या होगा कि मटेरियल ये आएगा, यूरिन या हानिकारक पदार्थ आएंगे और ऐसे बाहर निकलेंगे। तो स्वाभाविक है कि ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल इस पर जो जाल बनाता है, इस पर ये आपका जो रीनल ट्यूब्यूल है इस पर जाल बनाता है। इस जाल के माध्यम, इस जाल को क्या कहा गया था, पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कहा गया था या पेरिट्यूबुलर नेट कहा गया था। पेरिट्यूबुलर नेट से सीक्रेशन की क्रिया होती है। सीक्रेशन के फलस्वरूप मुख्य रूप से जो हानिकारक पदार्थ थे, कैसे मतलब बताया जाए कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन GHP पड़ा, क्या प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पड़ा, जिसके कारण जल्दी से जल्दी छनना है, भैया तुम छन जाओ तो ठीक है और नहीं तो बाहर निकलो, यानी कि यहां से आया जल्दी जल्दी जल्दी, और कुछ अधिकांश हानिकारक पदार्थ तो छन गए लेकिन कुछ हानिकारक पदार्थ नहीं छन पाते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ नहीं छन पाते हैं। तो ये इफरेंट आर्टेरियोल, ये इफरेंट आर्टेरियोल इसके ऊपर, किसके ऊपर, मैं यहां लिखे देता हूं, रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, आरटी रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर एक जाल बनाती है, उस जाल को पेरिट्यूबुलर नेट कहा जाता है। मैं यहां नहीं बना रहा हूं क्योंकि यहां मुझे अवशोषण करके बताना है। तो ये आरटी मुख्य रूप से क्या बनाती है, इसके ऊपर जाल बनाती है। उस जाल को क्या नाम दिया गया था, आप पीछे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पढ़ लें, पेरिट्यूबुलर नेट नाम दिया था। इस पेरिट्यूबुलर नेट से सीक्रेशन के माध्यम से जो हानिकारक पदार्थ हैं, श्रावण की क्रिया के माध्यम से इनमें छोड़ दिए जाते हैं। तो अब यहां मुख्य रूप से एरो कैसे आएगा, अंदर की साइड में ये। तो इस एरो को मैं कलर चेंज किए देता हूं, क्या सीक्रेशन में जो है वह कलर चेंज किए देता हूं, ठीक है। तो ये और ये पीसीटी वाला भाग है, ठीक है। तो यहां आपके रीनल ट्यूब्यूल पर मुख्य रूप से क्या होता है, सीक्रेशन की क्रिया होती है। काय की क्रिया होती है, सीक्रेशन, यानी कि जो लाभदायक होंगे, लाभदायक पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ होंगे वह मुख्य रूप से इस पेरिट्यूबुलर, इसको मैं लिख रहा हूं पेरिट्यूबुलर नेट, ये पेरिट्यूबुलर नेट किसके ऊपर पाया जा रहा है, रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, लेकिन मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि नहीं हॉटपॉच कंडीशन हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो पेरिट्यूबुलर नेट से सीक्रेशन के माध्यम से इस रीनल ट्यूब्यूल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन आयन को डाल दिया जाता है। इधर जो अमोनिया थे, अमोनिया, उस अमोनिया को भी मुख्य रूप से पटक दिया जाता है। क्या भाई, अमोनिया को भी मुख्य रूप से कर दिया गया क्लियर। इधर पोटेशियम जो आयन थे, कौन से आयन थे, पोटेशियम आयन थे, वह पोटेशियम आयन भी मुख्य रूप से इसमें पहुंचा दिए गए। ये अवशोषण हो रहा है। ये क्या हो रहा था, जो लाभदायक पदार्थ है उनको अवशोषित किया जा रहा है। क्या लाभदायक पदार्थ है उनको अवशोषित किया जा रहा है, क्लियर। अवशोषित, यहां मुख्य रूप से क्या होता है, हानिकारक पदार्थों को इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से किसमें डाला जा रहा है, इसमें डाला, तो हाइड्रोजन आयन, अमोनिया वगैरह, या फिर मतलब ये कहा जाए यहां ना बनाते हुए ये स्पेस अच्छा है इधर, यूरिक एसिड वगैरह,
ये जो हानिकारक पदार्थ हैं इसमें मुख्य रूप से पुनः पहुंचा दिए जाते हैं, ये इस प्रकार से। फिर आगे चलकर मुख्य रूप से क्या होता है कि यहां अब आप सीधे आते डीसीटी वाले भाग पर। किस वाले भाग पर आते हैं? सीधे डीसीटी वाले भाग पर। यहां मुख्य रूप से श्रावण की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस क्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है कि यहां श्रावण की क्रिया में सीधे सीधे, अब इस डीसीटी को मुझे यहां मिटाना पड़ रहा है, यहां डीसीटी लिखे देता हूं जिससे काम चल जाएगा। ठीक है, ये पीसीटी था, ये पीसीटी। तो जो हानिकारक पदार्थ थे वो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से मुख्य रूप से छनकर, जैसे हानिकारक पदार्थ में क्या क्या है इसको भी मिटा दो जो काम चल गया। तो जैसे NH3, क्या NH3 हाइड्रोजन आयंस वगैरह यहां भी मुख्य रूप से इसमें डाल दिया जाता है, या फिर जो हानिकारक जो आयंस वगैरह होते हैं वो इसमें डीसीटी वाले भाग में छोड़ दिएगा और ये यूरिन के साथ बाहर निकाल दिए जाते। तो स्वाभाविक आपने देखा कि जो छनकर हानिकारक पदार्थ नहीं आ पाए थे, छनकर हानिकारक पदार्थ नहीं आ पाए थे, वही पदार्थ सीक्रेशन या श्रावण की क्रिया के माध्यम से पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से मुख्य रूप से किस में डाल दिए गए? रीनल ट्यूब्यूल में या सीक्रेशन ट्यूब्यूल में पहुंचा दिए गए। तो स्वाभाविक इसकी मात्रा बढ़ गई। क्या इसकी मात्रा बढ़ी? तो इस वजह से ह्यूमन में या अन्य मैमल्स में यह क्रिया सिर्फ यूरिन की मात्रा बढ़ाने का कार्य करती है, इसके अलावा इसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन ऐसे जंतुओं में सीक्रेशन की या श्रावण क्रिया का महत्व होता है जिनमें यह ग्लोमेरुलस नहीं पाया जाता। अब इस सीक्रेशन के बाद पहला पॉइंट क्या हुआ था? पहला पॉइंट क्या हुआ था? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, उसमें पदार्थ छने, फिर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर लिया गया, फिर श्रावण किया गया यानी कि सीक्रेशन किया। उस सीक्रेशन के बाद जो यूरिन होता है वास्तविक, उसी को वास्तविक यूरिन कहा जाता है, वास्तविक मूत्र कहा जाता है। और इस वास्तविक मूत्र को आप और हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये मुख्य रूप से आपको कायम पढ़ना है, इतना तीनों में पढ़ना था यूरिन के निर्माण में। क्या? तो वही लिखा है यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब आप कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो 3 पॉइंट्स में आपको यदि कोई प्रॉब्लम आए तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में, और तुम लोग तो पूछना है तो पूछ डालो जल्दी से। क्या पूछ लो? पूछना है तो कुछ भी कोई क्वेश्चंस करना हो पुटअप तो क्वेश्चन कर डालीजिए। क्या? अच्छा देखिए, इस प्लेस पर मुख्य रूप से सॉल्यूशंस नेचर में जो रहता है वह है आइसोटोनिक होता है पीसीटी वाले पार्ट में। पीसीटी वाले पार्ट में यहां आपका 6%, चलो वो लिखा ही है ऊपर। और इस प्लेस पर हाइपरटोनिक, और डीसीटी वाले प्लेस पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होता है। तो देख लीजिए भाई, कोई क्वेश्चंस करना है तो आप लोग कर लीजिए, और नहीं अदरवाइज तो मैं मतलब यही समाप्त करता हूं। ठीक है, तो भाई अब जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, क्या नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, तो वहां विशेष तौर पर मुख्य रूप से आप और हम विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ये इस प्रकार से चल रही। इस पर जो एक चीज और मैं बताना बाद में चर्चा करूंगा, ये इसकी जो ब्लड कैपिलरी है वो इस प्रकार से जा रही है, ब्लड कैपिलरी इस प्रकार से आती है, तो उल्टा फ्लो चलता, उस उल्टे फ्लो को क्या कहा जाता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म कहा जाता है। इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, तो उल्टा मतलब ब्लड कैपिलरीज में कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा और उस साइड चलेगा, जबकि इसमें कैसा चल रहा है? इस साइड चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। तो इस जो उल्टा जो फ्लो चलता है उसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। तो इसके बाद जो पार्ट है उस पार्ट में मुख्य रूप से आप और हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? चलिए जो भी पोर्शन आ जाएगा चर्चा कर लेंगे।